नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 9th का राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 चैप्टर तक थ्योरी कर लिया और 3 चैप्टर तक एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लिया। आज हम अध्याय 4 का एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे हमारा जो चैप्टर 4 का थ्योरी पढ़े हैं वह अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर 4 है संस्थाओं का कामकाज, और यहीं से बीपीएससी टीआरई 4 में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी के जो 40 क्वेश्चन है वे क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, सरकार कर एकत्रित करती है और उससे प्राप्त धन को किस पर खर्च करती है? तो प्रशासन, रक्षा और विकास कार्यक्रम में विकल्प ए ही आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र तब अच्छी तरह काम करता है जब निजी कंपनियों को बहुत अधिक लाभ होता है? नहीं। जब निर्धारित संस्थान अच्छे से काम करते हैं? तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं? गलत। जब गैर सरकारी संगठन काम करते हैं? ये भी गलत। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ऐसी संस्थाएं हैं जो निर्णय लेती हैं। कौन सी निर्णय लेती हैं? मंत्रियों के निर्णय को लागू करने के लिए कदम, ये तो जो नौकरशाह होते हैं वे जिम्मेदार होते हैं। विकल्प बी देखिए, नागरिकों और सरकार के बीच विवादों को अंतिम रूप से निपटाने के लिए कदम। तो ए भी गलत है, विकल्प ए भी गलत है, और मतलब दोनों विकल्प गलत है। और नागरिकों और सरकार के बीच अंतिम रूप से जो विवाद होते हैं उसको निपटाने का कार्यक्रम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्री और मंत्रिमंडल ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण और नीतिगत निर्णय लेते हैं। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, संसद की भूमिका क्या नहीं है? संसद की भूमिका क्या नहीं है? तो देखिए, संसद किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार है, या पूरी दुनिया में संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून को बदल सकती हैं, या मौजूदा कानून को खत्म करके उसके स्थान पर नए कानून बना सकती हैं। तो यह भी सही है आपका, और यह भी सही है आपका। विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है। लेकिन पूछा क्या है? जो नहीं, निगेटिव आंसर पूछा है। विकल्प सी क्या है? कोई भी संसद अंतरराष्ट्रीय युद्ध के बारे में निर्णय ले सकती है। तो ये विकल्प आपका सी क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी। संसद सरकारों के पास मौजूद सभी धन को नियंत्रित करती है। ये भी विकल्प सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए, यदि किसी साधारण कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता हो, लेकिन यदि दोनों सदनों के बीच कोई अंतर हो, तो क्या करते हैं? तब देखिए, अंतिम निर्णय संयुक्त अधिवेशन में लिया जाता है, जिनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। तो विकल्प ए ही सही हो जाएगा। जब देखिए, संयुक्त बैठक किस विकल्प में, आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। देखिए, बुलाता कौन है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और अगर कोई साधारण कानून हो और लोकसभा और राज्यसभा में विरोध हो, यानी दोनों के बीच जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच वह कानून पास न हो पाए, लोकसभा से पास हो जाए लेकिन राज्यसभा से ना पास हो, तो क्या करेंगे? उस साधारण कानून के लिए संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य एक साथ बैठते हैं। और उस बैठक में का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108। और लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये आर्टिकल 118 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति। और संयुक्त बैठक में लोकसभा में अधिक सदस्य होते हैं, तो संयुक्त बैठक में कानून वही पास हो पाता है जिसको लोकसभा प्राथमिकता देती है, यानी लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलती है संयुक्त बैठक में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां हैं, इसमें प्रशासनिक मामले में, या विभिन्न विधेयक पारित करने में, या धन संबंधी मामले में? तो धन संबंधी मामले में क्या करती है लोकसभा के पास? राज्यसभा से अधिक शक्तियां हैं, यानी धन विधेयक। धन विधेयक किस आर्टिकल में है? तो धन विधेयक है आर्टिकल 110 में। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है। और धन विधेयक को पारित करने का नियम और लोग धन विधेयक का परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 109 में है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और अगर
कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा उसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा उसको 14 दिन से लेट करती है तो वो जो धन विधेयक रहता है उसको पारित माना जा सकता है, और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। मान लीजिए कोई विधेयक धन विधेयक है और वह लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा उसको पारित कर दिया। पारित करने के बाद वह राज्यसभा में गया और राज्यसभा उस पर 14 दिन के लिए उसको अपने पास रख सकती है। मान लीजिए अगर 14 दिन से पहले ही राज्यसभा धन विधेयक पर विचार करती है और उनमें कुछ संशोधन करने के लिए पुनः लोकसभा के पास भेज देती है, तो लोकसभा का अपना अधिकार है कि वह राज्यसभा के प्रस्ताव को माने या न माने। अगर राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन करने को कहती है तो लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार भी कर सकती है, नहीं स्वीकार कर सकती। यानी धन विधेयक पर सबसे ज्यादा शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा को। और धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकती है? तो हमने क्या पढ़ा था? विकल्प बी हो जाएगा आपका सही, 14 दिन तक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी। और 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः पारित हो जाता है, राज्यसभा का उस पर कोई भी शक्ति काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? देखिए, ऐसे पदाधिकारी जो दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते हैं लेकिन लोगों की ओर से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग नहीं करते, और जिन्हें लोगों द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए चुना जाता है या लोगों को दीर्घकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? देखिए, ऐसे पदाधिकारी जो दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते हैं लेकिन लोगों की ओर से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, यह राजनीतिक कार्यपालिका नहीं है। देखिए, जिन्हें लोगों द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए चुना जाता है। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। विकल्प बी मतलब लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और उन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है 5 वर्षों के लिए। और जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं वही उनमें का जो जिस पार्टी को बहुमत मिलती है उनकी सरकार बनती है, और वही क्या करते हैं? जनता द्वारा मतलब जनता के हित में निर्णय लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए, ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और दिन प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने में उनकी सहायता करते हैं। वे कौन है? देखिए, पदाधिकारी जो दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते हैं लेकिन लोगों की ओर से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? नौकरशाह बोलते हैं। जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा पास करके जो क्या करते हैं? जो लोगों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके बनते हैं वे क्या होते हैं? नौकरशाह होते हैं। और जो कार्यपालिका के प्रमुख लोग होते हैं वो अंतिम निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके निर्णय में सहयोग करने का काम किसका होता है? नौकरशाह या अधिकारियों का। अब आगे देखते हैं। देखिए, यह भी सही है, स्थायी कार्यकारी या सिविल सेवाएं। स्थायी कार्यकारी या सिविल सेवाएं जिसमें यूपीएससी, आईएएस या पीसीएस आते हैं। यानी आईएएस या पीसीएस आते हैं जो यूपीएससी एग्जाम देकर क्या करते हैं और सेवा करते हैं, और जो यूपीएससी एग्जाम देकर आईएएस या पीसीएस बने रहते हैं वे लोग क्या करते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं यानी जो महत्वपूर्ण राजनेता होते हैं वे अंतिम निर्णय लेते हैं, और उनके निर्णय को लागू करने का कार्य वही जो सिविल सेवाएं करते हैं स्थायी रूप से उनका काम होता है। तो इसमें विकल्प सी भी सही हो जाएगा आपका। विकल्प सी को भी सही मान सकते हैं और विकल्प ए को भी सही मान सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि इसमें सबसे जो अगर चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनना रहेगा तो हम किस विकल्प को चुनेंगे? तो इसमें हम चुनेंगे आपका विकल्प सी। विकल्प ए से भी अधिक सटीक है, यानी विकल्प सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इस चारों में। ये अधिकारी जो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और दिन प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने में उनकी सहायता करते हैं तो वो स्थायी कार्यकारी होते हैं, और या सिविल सेवाएं वाले होते हैं जिन्हें जनता हटा नहीं सकती। वे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा देकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए, एक मंत्री ही अंतिम निर्णय क्यों लेता है जबकि विभाग में काम करने वाले सलाहकार और विशेषज्ञ अधिक योग्य हो सकते हैं? यानी जो सलाह देने वाले होते हैं और जो उसमें विभाग में काम करते हैं वे अनेक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा देकर आते हैं तो उनके पास ज्यादा अनुभव होता है। फिर भी जो मंत्री पढ़ा लिखा नहीं होता उनको वह अंतिम निर्णय लेता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वह अपने निर्णय के परिणामों के लिए अंततः लोगों के प्रति जवाबदेह होता है, या मंत्री लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और इस प्रकार लोगों की इच्छा
के अनुसार कार्य करने के लिए सशक्त होता है। मंत्री समग्र रूपरेखा और उद्देश्यों को तय करता है, जिसके अंतर्गत नीति पर निर्णय लिए जाने चाहिए, यानी जिसके अंतर्गत नीति पर निर्णय लेने चाहिए। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। विकल्प 4 क्या हो जाएगा आपका? सभी सही है। वह अपने निर्णय के सभी परिणामों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेही होता है, ये भी सही है। मंत्री लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और इस प्रकार लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए सशक्त होता है, यह भी विकल्प सही है। मंत्री समग्र रूपरेखा और उद्देश्यों को तय करता है, जिसके अंतर्गत नीति पर निर्णय लिए जाने चाहिए, ये भी सही है, यानी विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए सही हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता, या आमतौर पर छोटे मंत्रालयों के प्रभारी, या मंत्रिपरिषद से जुड़े उसकी सहायता करने के लिए आवश्यक जो मंत्री होते हैं वे, या उस निकाय के अधिकारी नाम जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता होते हैं कैबिनेट मंत्री। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री आते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 50 से 70 मंत्री तक आते हैं। विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री पद कब छोड़ेगा? तो प्रधानमंत्री देखिए पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है तो प्रधानमंत्री क्या होता है? पद छोड़ देगा? नहीं, प्रधानमंत्री अकेले इस्तीफा दे देते हैं, तो यह विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाएगा, लेकिन अगर कुछ मंत्री इस्तीफा देते हैं तो प्रधानमंत्री को अपना पद नहीं छोड़ना होगा, उन मंत्रियों के स्थान पर दूसरे मंत्री आ जाएंगे। लेकिन जब अकेले प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो संपूर्ण जो मंत्रिमंडल है उनको अपना पद को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, यानी संपूर्ण मंत्रिमंडल के पद का इस्तीफा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री के सरकार का स्वरूप में जाना जाता है। कौन? संसदीय लोकतंत्र को। विकल्प ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकता है, या उसे अपनी पार्टी के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच विभिन्न समूहों और गुटों को समायोजित करना होगा, यह तो सही है। उसे गठबंधन सहयोगियों और अन्य दलों के विचारों और पदों पर भी ध्यान देना होगा, यह भी सही है। उसे लोगों के विचारों को ध्यान में रखना होगा, यह भी सही है। लेकिन विकल्प ए क्या है? गलत है। विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। गठबंधन का जो प्रधानमंत्री होता है वह अपनी इच्छा अनुसार निर्णय नहीं ले सकता, उसे अन्य पार्टियां जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं गठबंधन में, जिनके सहारे पर वह अपने पद पर बैठा हुआ है, उनकी इच्छाओं को भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट के द्वारा सरकार टिकी होती है, जो गठबंधन के अन्य नेता होते हैं। अगर उनके भावनाओं या उनके बातों को प्रधानमंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, या उनके सुझावों को महत्व नहीं दे रहा है प्रधानमंत्री, तो वे क्या करेंगे? अपने सहयोग वापस ले लेंगे, तो प्रधानमंत्री बहुमत का नेता नहीं रह जाएगा, जिससे उसे इस्तीफा देना होगा। और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सत्य है राष्ट्रपति के बारे में? देखिए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह है, जिसके कार्य काफी हद तक औपचारिक होते हैं। या वह कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख होता है, या नहीं है। वह मंत्रियों की गतिविधियों का संचालन करता है, यह भी नहीं है। वह मंत्रिपरिषद का संचालन करता है, यह भी नहीं है। विकल्प ये क्या हो जाएगा? सही। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह है, जिसके कार्य काफी हद तक औपचारिक होते हैं। विकल्प ये सही हो जाएगा। और वह कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख होता है, तो यह जो बी, सी और डी विकल्प है, यह प्रधानमंत्री के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी विशेषता राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, तो यह विकल्प ही पहला ही गलत है आपका। विकल्प ये जो है राष्ट्रपति के से संबंधित नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता नहीं करती। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत जो 12 सदस्य होते हैं वे भाग नहीं लेते। राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और सभी राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्योंकि वर्तमान समय में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में है। इसलिए विधानसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं।
विकल्प बी क्या है देखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसका चुनाव करते हैं, यह भी सही है। राष्ट्रपति पद के लिए खड़े उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए बहुमत प्राप्त करना होता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति कभी भी उस तरह के प्रत्यक्ष लोकप्रिय जनादेश का दावा नहीं कर सकता जैसा कि प्रधानमंत्री कर सकता है, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, जबकि प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ गया होता है। क्वेश्चन नंबर 19, न्यायपालिका के मामले में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यह भी सही है। राज्यों के उच्च न्यायालयों की नियुक्ति करता है, न्यायालयों की नियुक्ति करता है, यह भी सही है। विकल्प डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब। देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है प्रधानमंत्री के बारे में? देखिए, वह कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख होता है, तो विकल्प ए भी सही हो जाएगा आपका। लेकिन विकल्प क्या पूछा है? निगेटिव। वह मंत्रियों की गतिविधियों को चलाता है, यह भी सही है। वह मंत्री परिषद को चलाता है, वह भी सही है। और राज्यों के उच्च न्यायालयों की नियुक्ति करता है, तो यह विकल्प क्या है? गलत है। यानी राज्यों के उच्च न्यायालयों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा राज्य सत्य नहीं है? देखिए, कौन सा सत्य नहीं है? तो राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है, तो यह क्या है? आपका सत्य है। पूछा क्या है? नहीं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, यह भी सत्य है। और देखिए, जो राष्ट्रपति रहता है वह पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अगर कोई भी विधेयक लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा के से पास हो गया और वह साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा तभी वह कानून बनता है। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ और वह विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया और वह राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस पर साइन करना न चाहे या राष्ट्रपति को वह विधेयक पसंद न आए, तो वह उस विधेयक को जो राष्ट्रपति होता है पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकता है और वह जो विधेयक है पुनः विचार के लिए संसद में आएगा, पुनः लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा के से पास होगा और पुनः वही विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है, वह वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता उस विधेयक को। अब देखिए, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है, तो यह भी सही है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इसमें कुछ समय की देरी नहीं कर सकता और विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। इसमें क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो विकल्प डी क्या है? आपका सत्य नहीं है, यह असत्य है। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका आंसर? यदि राष्ट्रपति चाहे तो इसमें कुछ समय की देरी कर सकता है, नहीं कर सकता नहीं, कुछ समय की देरी कर सकता है और विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद में भेज सकता है। यानी देरी नहीं कर सकता, तो यह गलत है। देरी कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यपालिका क्या है? देखिए, देश के लिए कानून बनाने की शक्ति रखने वाले लोगों के प्रतिनिधियों की एक सभा। कानून बनाने के अलावा विधायिकाओं के पास कर बढ़ाने और बजट और अन्य धन विधेयकों को अपनाने का अधिकार होता है, तो यही विकल्प आपका सही, ये क्या हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। किस विवाद पर? देखिए, देश के नागरिकों के बीच या नहीं नागरिकों और सरकार के बीच, तो यह क्या है? गलत है, यह असत्य है। नहीं नागरिकों और सरकार के बीच सुनवाई कर सकता है, तो यह विकल्प आपका गलत है और निगेटिव ही पूछा है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वह देश के नागरिकों के बीच सुनवाई कर सकता है और नागरिकों और सरकार के बीच सुनवाई कर सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच भी सुनवाई कर सकता है और संघ और राज्य स्तर की सरकारों के बीच भी सुनवाई कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल किसमें है? तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। और उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो उच्च न्यायालय है आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214 में। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं आप। और आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वह 5 रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है यानी सर्वोच्च उच्च न्यायालय, तो वह क्या कर सकता है? वह भी 5 रिट जारी कर सकता है और उसके अलावा अन्य रिटों को भी जारी कर सकता है। केवल एक ही ऐसा आर्टिकल है, ऐसी शक्ति है रिट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति हाई कोर्ट के पास है रिट जारी करने में। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 32 के तहत केवल 5 रिट जारी कर सकता है और जो हाई कोर्ट है वह आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट तो जारी कर सकता है, उसके अलावा अन्य रिटों को भी अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि आप भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं? तो अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुने, या लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त करें, या तो नहीं ले सकते। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए करें कहें, या मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं को नामित करें, तो यह भी नहीं कर सकते। और अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुने, यह भी नहीं कर सकते। लेकिन आप दोनों विधेयक से पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए, अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नहीं चुन सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को चुनेगा जो बहुमत दल का प्रमुख नेता हो, जिसके पास बहुमत हो। और और लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह प्रधानमंत्री को बर्खास्त करे। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन कब भंग करेगा? जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भंग करने के लिए कहेगा। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं को नामित नहीं कर सकता। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद के नेताओं को, लेकिन वह किसके सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। राष्ट्रपति के चाहने से मंत्रिमंडल में कोई भी नेता शामिल नहीं होगा जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा। विकल्प आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो कौन है? जिला कलेक्टर है, तो यह कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, यह नौकरशाह है। गृह मंत्रालय के सचिव भी नहीं है, ये भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा देकर आते हैं। तो गृह मंत्री क्या है? आपका कार्यपालिका का हिस्सा है। विकल्प सी सही हो जाएगा। और वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। और अमित शाह जो है कोई प्रतियोगी परीक्षा देकर नहीं आए हैं, वे क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा है। और पुलिस महानिदेशक क्या है? ये सब जो इतने 3 अन्य विकल्प हैं, ये नौकरशाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है। या देखिए, न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका किसी भी कानून को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान के भावना के विरुद्ध हो, तो यह तो सत्य है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, यह भी सत्य है। कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, यह भी विकल्प सत्य है। लेकिन विकल्प ये असत्य है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। संसद द्वारा पारित कानून पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद वह कानून बन जाता है। उसको न्यायपालिका के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है या संविधान के भावनाओं के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? उस कानून को रद्द कर सकती है आर्टिकल 13 के अनुसार। और उसके बाद न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, कोई भी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन के होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। सही है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 32 के तहत, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में परिवर्तन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। और सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो सर्वोच्च न्यायालय है आर्टिकल 124 में। और उच्च न्यायालय आर्टिकल किस में है? तो उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय है। अब आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए, केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो केंद्र में मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। विकल्प डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहते हैं? तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। विकल्प बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई 1979 ईस्वी में। कब हुई? 1979 ईस्वी में क्या हुई थी? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किसके सिफारिश पर की गई थी? तो द्वितीय जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1979 में, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो बीपी मंडल ने किया था। बीपी मंडल ने, इसलिए इसे मंडल आयोग भी बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किसने किया था? तो बीपी मंडल ने किया था। और जो
1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग घोषित हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इसने रिपोर्ट एक वर्ष बाद 1980 ईस्वी में दे दिया। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 ईस्वी में दे दिया। और इस रिपोर्ट में इसने एक बात मेंशन की थी कि ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग है, उनको नौकरियों में 27% क्या मिलना चाहिए? 27% आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। तो इस बात का बहुत विरोध हुआ था। और उसके बाद जब जनता दल की सरकार आई, जनता दल ने अपने चुनाव अभिभाषण में बोला था कि जब उनकी सरकार बनेगी, चुनाव घोषणा पत्र में उसने कहा था जनता दल ने कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। तो 1989 में उन्होंने बोला, और 1990 में जब चुनाव जीती जनता दल की सरकार बनी, तो 1990 में जनता दल के जो वो प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। कौन बने? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या बने? प्रधानमंत्री। और उन्होंने जो बीपी मंडल या आयोग यानी बीपी मंडल या का मंडल आयोग का यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो रिपोर्ट आया था, उसमें जो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाना था, उसको लागू कर दिया 1990 में। और उसके बाद इसके खिलाफ कई विरोध हुए और कई मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुए। और इसको 1992 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने, कितने? 11 जजों ने इस पर फैसला किया। और उन्होंने कहा कि जो मंडल यानी जो सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेंगे, यह अवैध नहीं है, यह क्या है? वैध है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ संशोधन करने का आदेश दिया कि जो आर्थिक रूप से मजबूत ओबीसी वाले हैं उनको इस आरक्षण का लाभ न दिया जाए। तो उसके बाद इसमें थोड़ा संशोधन हुआ और उसके बाद यह विवाद क्या हुआ? समाप्त हुआ। और जो ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दर्ज कराए थे, इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के नाम से जाना गया। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, संसद क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा, यही संसद है। विकल्प क यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर उन लोगों की तीखी प्रक्रिया क्यों थी? देखिए, इसने कई पिछड़े समुदायों को छोड़ दिया, ये गलत है। इससे हजारों रोजगार के अवसर प्रभावित हुए। विकल्प ख क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, कार्यालय ज्ञापन से क्या तात्पर्य है? भारत सरकार द्वारा जारी आदेश या अतीत के नेताओं के संस्मरण या प्रमुख रक्षा दस्तावेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा जारी आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जहां तक कानून बनाने के अलावा संसद की शक्तियों का संबंध है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सरकार पर नियंत्रण रखता है संसद, यह तो सही है। देश के वित्त को नियंत्रित करना है, या चर्चा और बहस के सर्वोच्च रूप से कार्य करना, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी क्या है? विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सरकार पर नियंत्रण रखती है संसद, और देश के वित्त को नियंत्रित यानी देश के पैसे को भी संसद नियंत्रित करती है, और चर्चा और बहस के सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करती है संसद। क्वेश्चन नंबर 36, सिविल सेवक क्या है? तो सिविल सेवक क्या है देखिए, तो वे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो यह सिविल सेवक है, वे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं, या वे मंत्रियों के निर्णय को क्रियान्वित करते हैं, यह होते हैं सिविल सेवक। विकल्प ख क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। और जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वे कौन होते हैं? वे मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने समय के लिए विलंबित कर सकता है? तो 14 दिन के लिए। उसके बाद वह विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा संसद का गठन किससे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का गठन होता है। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। संसद में देखिए कौन कौन होता है? लोकसभा होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और उसके बाद कौन? प्लस राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? इन तीनों को मिलाकर बनता है संसद। देखिए संसद आर्टिकल किसमें है? तो आर्टिकल 79 में संसद है, आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा है, और आर्टिकल 52 में क्या है? आपका राष्ट्रपति है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्यायिक प्रणाली की दो विशेषताएं क्या हैं? तो स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी सही है। एकीकृत न्यायपालिका, यह भी सही है। यानी विकल्प क और ख दोनों सही है। विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। विकल्प ख क्या है? सही है। और इसमें साधारण बहुमत से नहीं हटाया जा सकता, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन से विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय विचार कर सकता है? देश के नागरिकों के बीच, ये भी सही है, नागरिकों और सरकार के बीच में भी विचार, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी विचार कर सकता है। यानी विकल्प सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
42, संसद द्वारा पारित कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण नहीं, क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। विकल्प ख क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। यह भी विकल्प ग क्या हो जाएगा? एकदम सही है। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श से और प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? तो संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है, या संसद केवल संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है? यह तो नहीं कर सकती। संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, यह भी सही है। यानी विकल्प ग क्या है आपका? सही है। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? सही है। संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के पास संविधान संशोधन होगा, अगर कोई भी कानून बनना होगा, कानून या कोई विधेयक पास करना होगा, तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर हो जाता है, यानी उसको ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। अगर कोई विधेयक पास करना होगा और साधारण विधेयक रहेगा, तो वह अगर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है, तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के आदेश पर बैठाएंगे, और संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत उन्हीं को मिलती है। उन्हीं साधारण बहुमत मिलने का ज्यादा मतलब साधारण बहुमत जो होती है, यानी देखिए फिर से हम समझेंगे इसको। संयुक्त बैठक में अगर कोई विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, या लोकसभा से तो पास हो गया, यानी लोकसभा से तो पास हो गया वह विधेयक, और राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ? राज्यसभा से क्या हो रहा है? पास नहीं हो रहा है कोई साधारण साधारण विधेयक पर। तो क्या दोनों को मिलाकर राष्ट्रपति के सलाह पर, यानी राष्ट्रपति के आदेश पर क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा आर्टिकल 108 के तहत, देखिए संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, और संयुक्त बैठक में लोकसभा का जो विचार रहेगा उसमें उसको प्राथमिकता मिलने की अधिक संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि साधारण बहुमत में जो 2/3 मतलब आधे से अधिक लोग अगर हाँ बोल दे, तो वह क्या हो जाएगा? विधेयक पास हो जाता है। और राज्यसभा का संख्या अधिक होता है, तो राज्यसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक होती है। लेकिन अगर संविधान संशोधन होता है, तो संविधान संशोधन विधेयक आता है, तो उसमें आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। और संविधान संशोधन विधेयक में अगर कोई भी विधेयक लोकसभा से, यानी कोई भी संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास नहीं हुआ, तो वह बिल राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। यानी संविधान संशोधन विधेयक में जितना शक्ति लोकसभा के पास है, उतना शक्ति राज्यसभा के पास भी है। दोनों की शक्तियां बराबर है संविधान संशोधन विधेयक के लिए। अगर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो जा रहा है और वह विधेयक राज्यसभा के पास जा रहा है, और राज्यसभा से वह विधेयक पास नहीं हो रहा है, तो वह संविधान संशोधन विधेयक क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। और अगर कोई धन विधेयक है और वह लोकसभा से पास हो जा रहा है, तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक रोकेगी, और उसके बाद वह स्वतः पारित हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है और लोकसभा से पास हो जा रही है, और वह राज्यसभा में जा रही है, और राज्यसभा उसे पास नहीं करता, तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगी, यानी वह विधेयक आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन देखिए, संयुक्त बैठक जब बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, तो संयुक्त बैठक हम संविधान संशोधन विधेयक के लिए हम संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, और धन विधेयक के लिए हम संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के लिए ही बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जनहित याचिका क्या है? तो जनहित याचिका क्या है? जनता के हित में न्यायालय में मामला दायर करना, यही जनहित याचिका है। आर्टिकल यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। जैसे जनहित याचिका के बारे में हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 50 लोगों का समूह है, ठीक है, 50 लोगों का समूह है जो पीड़ित है, यानी गरीब लोगों का समूह है जो क्या है? पीड़ित है, या किसी इनके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। इनके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन। देखिए, मूल अधिकारों का
इन 50 लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और ये 50 लोग के पास इतनी सामर्थ्य या इतनी समझ नहीं है कि वे अपने मूल अधिकार के हनन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दें, यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। जब इन 50 लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और ये 50 लोग मिलकर, इन 50 लोगों के पास इतनी समझ नहीं है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के मांग के लिए जाएं, तो इन 50 लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, देखिए अन्य व्यक्ति जो जिनका संबंध इन 50 लोगों से नहीं है, यानी कोई अन्य व्यक्ति है जिनका संबंध इन 50 लोगों से नहीं है, लेकिन इन 50 लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो जो अन्य व्यक्ति है जो इन 50 लोगों में शामिल नहीं है, वह जा सकता है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वह जा सकता है। इसी को हम जनहित याचिका बोलते हैं, यानी जनता के हित में याचिका दायर करना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जनता के हित में याचिका दायर करना। कौन? अगर कोई भी समूह है गाँव का, या कोई भी समूह है पिछड़े वर्ग का, या कोई आदिवासी समूह है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है अपने दुखों को या अपनी परेशानियों को लेकर, या अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रही है, तो उन आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र होगा, उन आदिवासी क्षेत्र के में न शामिल होकर कोई अन्य व्यक्ति जिनका संबंध उन आदिवासी क्षेत्र से नहीं है, वह व्यक्ति उन लोगों के भला के लिए, इन लोग के मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसी को जनहित याचिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत में कार्यपालकों के दो प्रकार कौन से हैं? कार्यपालिका के, देखिए राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यकारी या न्यायिक कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यकारी नहीं है, तो क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजनीतिक कार्यपालिका। विकल्प का क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। स्थायी कार्यकारी जो है वे क्या होते हैं? स्थायी कार्यकारी नौकरशाह होते हैं, जो कई प्रतियोगी परीक्षा देकर आते हैं, वे स्थायी कार्यकारी होते हैं, यानी सिविल सर्विस होते हैं वे लोग। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जिसे वह पसंद करता है नहीं, बहुमत दल के नेता को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है। विकल्प क क्या हो जाएगा? सही। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करेगा जो बहुमत दल का नेता हो। राष्ट्रपति अपने इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार शक्ति होती है। अगर कोई भी दल का नेता मतलब बहुमत हासिल नहीं कर पाता, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से जो दल बहुमत हासिल करने की योग्यता रखती है, उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जब कोई दल बहुमत प्राप्त नहीं की रहेगी, तो उस दल में से किसी दल के नेता को राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री बना देगा और उन्हें सीमित समय के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, राजनीतिक कार्यपालिका के पास स्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तियां क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए, क्योंकि नीतिगत निर्णय लेने में किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत है। देखिए, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यही विकल्प आपका ख क्या है? सही है। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उनके पास अधिक शक्तियां होती है, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति उन्हीं के हाथ में होती है, और इस निर्णय लेने में उनकी सहायता करते हैं और जो सिविल सर्विस होते हैं वे करते हैं, यानी नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं, और उनके निर्णय को लागू करवाने में भी नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। यह विकल्प ये क्या हो जाएगा आपका? सही। जिला कलेक्टर और गृह मंत्रालय के सचिव जो है ये सिविल सर्विस होते हैं। कौन होते हैं? सिविल सर्विस होते हैं, नौकरशाह जिसे बोलते हैं, सिविल सर्विस, या बोले तो नौकरशाह। इनका काम होता है कि प्रमुख फैसले लेने में कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं उनका मदद करना। इनके हाथ में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक वह चाहे, या उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता प्रधानमंत्री का। विकल्प घ क्या हो जाएगा आपका? सही। कोई बोलेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक रहेगा जब वह लोकसभा के बहुमत दल का जब तक नेता रहेगा तब तक वह प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगर मान लीजिए 5 वर्ष किसी ने बोल दिया और प्रधानमंत्री बन गए, और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाकर 3 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव ला दिए और अविश्वास प्रस्ताव लाए और प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया, तो प्रधानमंत्री को अपना पद 3 साल में ही छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सरकार के किस अंग को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को। सरकार के किस अंग को संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। विकल्प का क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52,
दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? वह कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों में काम बांटता है, यह भी सही है। वह मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है, यह भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देगा तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाएगा। सभी मंत्रिमंडल बिना इस्तीफा दिए अपने पद को छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है तो वह संपूर्ण मंत्रिमंडल का इस्तीफा नहीं माना जाएगा। केवल जो जिस विभाग का मंत्री, यानी मान लीजिए गृह मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो केवल गृह मंत्री का पद खाली होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो सभी मंत्रियों का पद खाली हो जाएगा, सभी मंत्रियों का इस्तीफा हो जाएगा, यानी सभी मंत्री अपने पद से हट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो न्यायपालिका कानूनों की सुरक्षा करती है, विधानमंडल कानूनों को लागू करते हैं, या राजनीतिक कार्यपालिकाएं स्थायी कार्यपालिकाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं, या स्थायी कार्यकारी में सिविल सेवक शामिल होते हैं। तो यह भी सही है, यह भी सही है। विधानमंडल कानूनों को लागू करते हैं, यह विकल्प आपका गलत है। विधानमंडल कानूनों को लागू नहीं करते। कानूनों को लागू करने का जिम्मेदार नौकरशाहों का होता है। संसद क्या करते हैं? कानूनों को लागू करता है। लेकिन विधानमंडल या विधानसभा जो है वह कानून बनाती है, विधानमंडल नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 18 वर्ष से आयु के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो किया नहीं जाता। निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद? तो निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है निर्वाचक मंडल द्वारा। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे, और प्लस राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, और उसके बाद राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल नहीं होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, और उसके बाद प्लस विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभा के सदस्य यानी राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति का महाभियोग होता है तो उसमें कौन भाग लेगा? तो राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। कहाँ पर? महाभियोग में भाग नहीं लेंगे, केवल चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति को हटाने में महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? तो भाई महाभियोग में भाग लेते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी जो मनोनीत सदस्य रहेंगे वे भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे, जो मनोनीत सदस्य रहेंगे वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का पर जब आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाएगा तो उस महाभियोग में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो राज्य का मुखिया होता है, यानी राष्ट्र का मुखिया। विकल्प क्या हो जाएगा? सही। अब हो गया हमारा यहाँ जो जितना चैप्टर 4 था हमने सभी चैप्टर को रिवाइज कर लिया। उम्मीद है कि आपका रिवाइज हो गया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नया जाना होगा इसमें, और बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर यह